सो लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था। ग्रेविटेशन छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। कुछ डेरिवेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं थोड़ा रिकॉल कराते हुए चलता हूं, कुछ चीजें पूछते हुए चलूंगा बीच बीच में, बताते जाना, ठीक है। सबसे पहले ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशन वसुधा? ये इतनी सी चीज तो पूछ रहा हूं। हाँ हाँ बताओ, हाँ बताओ। फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस, कोई भी दो मासेस के बीच में जो फोर्सेस लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो चीज हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? कैप्लर्स लॉ पढ़ा था, कैप्लर्स लॉ। कैप्लर्स लॉ, तो तीन लॉ दिया था कैप्लर ने। फर्स्ट लॉ क्या नाम था बताओ उसका? लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड जिस पाथ को फॉलो करते हैं वो पाथ क्या होता है? इलिप्टिकल पाथ होता है। और सन का, गुड इवनिंग, और सन की जो पोजीशन होती है उसके वन ऑफ द फोकस में होती है। जैसे मान लो सन यहां पर है तो अर्थ जो रिवॉल्व करेगा इसके चारों तरफ वो इलिप्टिकल पाथ में रहेगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। सेकेंड लॉ कौन सा था बताओ? लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ एरिया क्या था, किसी को याद है? पलक, लॉ ऑफ एरिया। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या मतलब होगा एरियल वेलोसिटी का? द अमाउंट ऑफ एरिया कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल। हमने देखा था ना, अगर मान लो 10 दिन के अंदर ये इसकी पोजीशन यहां से यहां तक जा रही है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन जो है प्लैनेट और सन को कनेक्ट करने वाली, ये जितना एरिया कवर अप करेगी वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा? इक्वल होगा। क्या ये समझ में आ गया? इससे हमने एक और चीजें ऑब्जर्व की थी कि जैसे वो सन से ज्यादा दूर है प्लैनेट तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन जब वो सन के पास आएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिससे उसका एरियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड लॉ क्या था? सेकंड था लॉ ऑफ एरिया। थर्ड इंपॉर्टेंट है और इसका हमने प्रूव भी किया था। कहते ने बता क्या था थर्ड लॉ? वो सेकंड था। हाँ क्या था बताना? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब या इक्वल टू के आर क्यूब। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यहां पर टी क्या होता था वैष्णवी? टाइम पीरियड। और आर क्या है? मीन डिस्टेंस या रेडियस बोल सकते हो, मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। क्लियर हो गया ये चीज? ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? रिकॉल करो थोड़ा सा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये लॉ ये बोलता है कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अमाउंट है या जो फोर्स की वैल्यू है वो किस चीज के प्रोपोर्शनल है? द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। और किसके रेसिप्रोकल है या किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर इसको अप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G m1 G इज F इज, या अगर सीधा हटा देता हूं G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ऑलरेडी आप लोगों ने 9th में भी किया हुआ था, याद होगा, ठीक है। यहां पर G को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और G की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी? F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, थ्रू आउट उसकी वैल्यू सेम होती है। किसको किसको याद है इसकी वैल्यू? ओके, हाँ चैतन्य बताना क्या है? 10 टू द पावर -11 ये होती है इसकी
इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट को यहां से देख के बता दो। एफ मतलब फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। आर मतलब वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। नीचे में मास है, मतलब केजी इंटू केजी, मतलब क्या हो जाएगा, पर केजी स्क्वायर, या केजी रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -2। ये क्लियर हो गया। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, थ्रू आउट द यूनिवर्स इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है, ठीक है। और एक चीज आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ रही होगी कि जी की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है, मतलब यहां पर ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटी आएगी, ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो बहुत छोटा होगा, और वो मेजरली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। और क्या चीज हमने पढ़ी थी, इसका डायमेंशन वगैरह देखा था, वो तो आप लोगों को आता ही है, उस चीज पे डिस्कस नहीं करते फिलहाल। नेक्स्ट हमने और कौन सा टॉपिक किया था, ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या देखा था, ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है भव्या? If one of the body is earth, when the force is applied between two masses, then it is called gravity. ये स्पेशल केस होता है ग्रेविटेशन का। या ये बोल सकते अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्लियर हो गया ये चीज। और फिर हमने ग्रेविटी में और क्या चीजें पढ़ी थी, ग्रेविटी में अगर देखो ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अगर देखेंगे तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, जी, और यहां पर हम एम ई से डिनोट करेंगे, मतलब मास ऑफ अर्थ हो गया, ये एम क्या हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय मैं यहां पर लिख रहा हूं आर ई स्क्वायर। यहां आर ई का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब मैं ये तब का केस ले रहा हूं जब ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पे है, तब का केस। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर चला जाएगा तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू में चेंज हो जाएगा। समझ में आया ये चीज, ठीक है। और भी कुछ चीजें चेंज होंगी, क्या क्या चीजें चेंज होंगी उस चीज को हम एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये वाला फोर्स क्लियर हो गया, ग्रेविटी। एक और चीज याद करना, हमने ये देखा था, जो ये जो फोर्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम इंटू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लगता है। अगर ये वाली वैल्यू मैं एफ की जगह पे पुट करूंगा तो क्या आएगा यहां पर, एम जी इज इक्वल टू जी एम ई इंटू एम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये आर ई स्क्वायर। और जब हम यहां पर ये m और m को कैंसिल करेंगे, क्योंकि बॉडी के मास कैंसिल आउट हो गए, तो क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू मिल गई, g की। स्मॉल g क्या होता है, स्मॉल g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो कैसे कैलकुलेट हुआ, वो कैलकुलेट हुआ है इन तीनों वैल्यू से। जी की वैल्यू तो फिक्स होती है, आपने देख लिया। एम ई का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट है, ये भी फिक्स है। क्या होता है मास ऑफ अर्थ, कितना होता है, 6 इंटू 10⁻²4 kg, अप्रोक्सीमेटली इतना ही कुछ होता है। हाँ तुम क्या बोल रहे थे, तो मेरे ख्याल से रेडियस बता रहे थे, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.37, या कई बार उसको ले लेते हैं 6.4 भी ले लेते हैं, इंटू 10⁻6 मीटर्स, 10⁻6 मीटर, ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब मैं ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो जी की वैल्यू मुझे यहां पर कितनी मिल जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जी की मैक्सिमम वैल्यू है, जी की वैल्यू इससे बढ़ नहीं सकती। समझ में आई ये चीज। फिर उसके बाद पिछली क्लास में और हमने क्या किया था, मान लो अगर अर्थ है, यहां पर अर्थ में अगर कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पे है, तो इस जगह पे उसके लिए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाता हूं एक सर्टेन हाइट पे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी कि कम होगी, कम हो जाएगी। नीचे लेके जाऊंगा तो क्या होगा, तब भी कम होगी, दोनों ही केसेस में कम होगी। इसका प्रूफ और इसका डेरिवेशन हमने किया था पिछली क्लास में, इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए, बनना चाहिए। चलो जल्दी करके दिखाओ दोबारा, जल्दी फटाफट, 5 मिनट से ज्यादा का नहीं है वो, करना पड़ेगा ये। चलो एक काम करो, साथ में करो, क्योंकि उस पे बेस्ड हम कुछ छोटे छोटे केस स्टडी भी देखेंगे,
जिसको बन जाता है तुरंत करते जाना, मुझे शो करना, जिसको नहीं बनता इधर पे देखो सामने, ठीक है। तो यहां तक की चीजें हो गई थी सबकी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला ध्यान में रखना जो अभी हम तुरंत यूज करने वाले हैं। और इसके बाद लिखो केस वन, और ये है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर ऑब्जेक्ट को एक एल्टीट्यूड पे ले जाएंगे तो जी की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। अब उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हो गया अर्थ हो गया, ये अर्थ का सेंटर हो गया, ये अर्थ का मास हो गया, ठीक है। जिनको याद है, जो पिछली क्लास में अटेंड किए थे, आप लोग खुद से बनाना चालू कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर मैं अज्यूम करता हूं यहां पर वो ऑब्जेक्ट हो गया जिसके मास को मैं फिलहाल m से डिनोट कर रहा हूं। यहां तक क्लियर हो गया। और मैंने जिस एल्टीट्यूड पे इस मास को लेके गया वो मास है सपोज स्मॉल h, और ये वाला हो गया अर्थ का रेडियस जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर ई से डिनोट करेंगे। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, ठीक है, ओके। अब थोड़ा इधर पे ध्यान देना और चेक करना। अब जो ये ऑब्जेक्ट है ना, इस पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसको मैं डिनोट करता हूं जी डैश से। सपोज मैंने उसको डिनोट कर दिया जी डैश से। तो जी डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो ये मेन फॉर्मूला ध्यान में रखना, यही फॉर्मूला लगेगा। तो जी आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, एम ई आएगा, मास ऑफ अर्थ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर की जगह पे अब कुछ और आएगा, क्या आएगा, आर ई प्लस एच का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज। तो यहां पर क्योंकि ये वाले टाइम पे जो ग्रेविटी है वो जी है, यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं उसको हम क्या ले रहे हैं, जी डैश ले रहे हैं। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, आर ई प्लस एच आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर हमको दोनों में कंपैरिजन चाहिए, जी और जी डैश में कंपैरिजन चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इसको सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, सरफेस वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं। तो डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, 1 डिवाइडेड बाय 2 करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, जी अपॉन जी डैश। राइट साइड में क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको। ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे। जी अपॉन जी डैश की वैल्यू बताओ क्या आई, उल्टा बोल रहा है क्या, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया सबको। ओके, नेक्स्ट स्टेप, g अपॉन जी डैश इज इक्वल्स टू, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। और इसके बाद अगर मैं टर्म्स को अलग अलग करूंगा तो आर ई अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया सबको, चेक कर लो। ये वाली टर्म कट जाएगी। अब यहां पर क्या मिल जाएगा, g अपॉन जी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। क्या क्या मीनिंग है, सबकी मीनिंग पता है ना। जी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन एल्टीट्यूड ऑफ h मीटर अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और यहां स्मॉल h वो हाइट है और यहां पर आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मुझे चाहिए जी डैश की वैल्यू, मुझे चाहिए जी डैश की वैल्यू। तो बताओ जी डैश की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में डाल देंगे। तो लिखो जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। क्या ये आया सभी का, देख लो एक बार, समझ में आया।
ठीक है, तो ये हो जाएगा जी डैश का वैल्यू। तो इससे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे एच की वैल्यू इंक्रीज होगी, एच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा मतलब जी अपॉन डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो ना ये चीज? एच इंक्रीज होगा मतलब डिनोमिनेटर, पूरा डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा। पूरा डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज होगा तो ये फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है मतलब जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो कम होती जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हो। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ केसेस हम देखते हैं, कुछ केसेस। तो अभी हमने फर्स्ट वाला देखा, अब इसमें लिखो कंडीशंस। यहां तक हो गया ना सबका? अब इसमें लिखो कंडीशन 1। कंडीशन 1, तो फर्स्ट कंडीशन, जब हम ऑब्जेक्ट को उतनी ही हाइट पे ले जाएं जितना अर्थ का रेडियस है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को उतनी हाइट पे लेके चले जाएं जितना अर्थ का रेडियस है। तो अर्थ का रेडियस कितना है, आर ई। तो एच की जगह पे हम क्या लिख दें यहां पर, आर ई। ठीक है, तो कंडीशन 1 यहां पर हम ले रहे लेट एच इज इक्वल टू आर ई। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी? तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा। तो ये दोनों टर्म कट जाएगी, ये दोनों टर्म कट जाएगी मतलब क्या हो जाएगा, जी अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी अपॉन 4। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब उसकी 1/4 रह जाएगी। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ये हमने डिस्कस किया था बट रिटर्न वे में नहीं किया था, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, अगर मान लो अर्थ के रेडियस के डबल लेंथ पे ऊपर ले जाए तो क्या होगा? अर्थ का रेडियस अगर आर है, अगर हम उसको 2 RE है, 2 RE की हाइट पे ले जाए तो कितना हो जाएगा? तो ये 2 RE अपॉन RE ही हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब टोटल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसी में ना एक केस है कि मून पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ कितना होगा, ये कंडीशन 2 में लिखते हैं हम। चलो लिखो इसके बाद कंडीशन 2। कंडीशन 2, इसमें लिखना इफ मून इज एट अ डिस्टेंस, if moon is at a distance of 60 RE from earth, then the, मैं करता हूं, मार्क करता हूं ना, then the acceleration due to gravity of earth, then the acceleration due to gravity of earth will be, then the acceleration due to gravity of earth will be, बताओ क्या होगा? तो सीधे सीधे h की जगह पे हम क्या लिख देंगे यहां पर, 60 RE। कहां पर पुट करेंगे, ये वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g अपॉन 1 प्लस 60 RE अपॉन RE का होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा। समझ रहे हो ये चीज? ठीक है, ये RE और RE कट गया तो ये कितना हो जाएगा, g अपॉन 60 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, 61 का होल स्क्वायर, ऐसा ही होगा। तो जी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 61 का स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 60 मान लेता हूं अंदाजे के लिए। तो 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600। तो कितना हो जाएगा, जी अपॉन 3600, इतना ही होगा।
मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी? 1/3600 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सेकेंड कंडीशन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे, कंडीशन 3। कंडीशन 3, ठीक है। कंडीशन 3 के लिए ना पहले मैथ्स का एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, बायनोमियल में वो अप्लाई होता है, ठीक है। वो कंसेप्ट ऐसा कुछ है कि अगर मान लो 1+r⁴n अगर ऐसा एक्सप्रेशन है, और अगर r की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, r की वैल्यू इज वेरी मच स्मॉलर देन 1, तो इस कंडीशन में इस वैल्यू को हम 1+n इंटू आर लिख सकते हैं। मतलब ये जो पावर वाली टर्म है वो r से मल्टीप्लाइड हो जाएगी, ठीक है। ये एक्चुअल में बायनोमियल एक्सपांशन का एक स्पेशल केस आता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करने वाले हम थर्ड कंडीशन पे। तो थर्ड कंडीशन में लिखना लेट h इज वेरी मच स्मॉलर देन re। h मतलब क्या है, समझ गए ना? h क्या है? हाइट या एल्टीट्यूड, अर्थ के सरफेस से जितने एल्टीट्यूड पे लेके गए वो। जैसे कि मान लो अर्थ का सरफेस फिलहाल के लिए ये है, मैं इतने ही हाइट पे लेके गया, कितनी हाइट होगी? मैक्सिमम 5-10 मीटर, और क्या होगा? तो ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू अर्थ का रेडियस देखा जाए जो कई किलोमीटर्स में। क्लियर हो गया ये चीज? तो ऐसी कंडीशन में हम ये बोलेंगे h इज वेरी मच स्मॉलर देन re। क्लियर हो गया ये चीज? या फिर मैं इसको अगर re को नीचे डाल दूं तो h/re इज वेरी मच स्मॉलर देन क्या हो जाएगा? 1। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये वाली चीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे, इस जगह पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस जगह पे कैसे अप्लाई करेंगे देखना, g' इज इक्वल्स टू, अभी क्या लिखा हुआ है ये g, इस वाले टर्म को मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं, न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1+h/re की पावर क्या हो जाएगा ये? -2। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये प्रॉपर्टी मैं अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है 1 से बहुत छोटी है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, मैथ्स का ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, तो जो पावर है वो कहां पर आ जाएगी? सामने आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो g' इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? g अंडर ब्रैकेट 1 - 2h/re। क्या ये समझ में? एक बार चेक करो, नहीं आया क्या समझ में? देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाली टर्म को मैं न्यूमरेटर पे लेके गया, तो यहां पर उसके एक्सपोनेंट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, ये वाली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लो ऐसी कंडीशन होती कि 1+r⁴n है और यहाँ r 1 से बहुत छोटा है, तो मैं सीधे n को यहां मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। क्लियर? तो यहां पर वही कंडीशन फॉलो हो रही है। ये वाला जो नंबर है ये बहुत छोटा अज्यूम करके चल रहे हैं हम 1 से, तो जो इसका एक्सपोनेंट है वो इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? एक्चुअली इसका एक्सपांशन जब होता है ना, जैसे बाइनरी एक्सपांशन, अगर मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा बहुत याद रखे होंगे, बायनोमियल एक्सपांशन कुछ याद है क्या होता था? फर्स्ट टर्म में क्या होता है? nc0 a की पावर n, फिर nc1 a और b की पावर 1 आ जाता है, फिर अगले में b की पावर क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो आगे वाली टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्योंकि उसकी पावर और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी तो टर्म्स क्या होती जाएंगी? और छोटी होती जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल यहां तक की चीजें क्लियर हुई क्या? बताओ जल्दी से। ये वाला एक्सप्रेशन क्लियर हो गया? अब देखो ये एक्सप्रेशन कैसे यूज करेंगे और कहां पर यूज होगा, समझना ध्यान से। यहां पर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, करो ब्रैकेट ओपन करो, टर्म्स क्या क्या आएंगे लिखो। लेफ्ट साइड पे क्या आया? g', राइट साइड पे क्या आएगा बताओ टर्म्स? पहले तो g आएगा ना, g × 1 मतलब g आ जाएगा, g - 2gh/re। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा ये बताओ, इसको सिंप्लीफाई करके क्या g - g' निकाल सकते हो? क्या आएगा बताओ g - g'? 2gh/re, यही आएगा। यहां तक आया समझ में? ये थोड़ा बताओ g - g' का मतलब क्या हुआ? g मतलब सरफेस पे ग्रेविटी, g' मतलब एक हाइट पे पहुंचने के बाद कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन acceleration due to gravity when the height is increased by h।
समझ में आया? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से उठा के h हाइट तक पहुंचाऊंगा तो उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज हुआ ये बताएगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये वाला भी फॉर्मूला कई बार डायरेक्टली यूज होता है, ध्यान रखना। चेंज इन जी लिख देता हूं मैं। जी का मतलब आप समझ जाना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मान लो परसेंटेज चेंज, क्या तुम लोगों को पता है परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है? कितना परसेंट चेंज हुआ? हाँ, अगर मान लो किसी सामान का रेट है 200 रुपए, ठीक है, अब वो बढ़ के हो गया 250 रुपए, तो बताओ उसका परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 25% हुआ। ये बड़ा सिंपल था, निकाल लिया। लेकिन निकालने के पीछे फॉर्मूला क्या लगता है इसमें पता है? एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। यही लगता है। जैसे मैंने बोला, मान लो किसी आइटम का प्राइस कितना था? 200 था, वो बढ़ के कितना हो गया? 250 हो गया। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 250 माइनस ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मतलब क्या आ जाएगा? 200 इंटू क्या आ जाएगा? 100%। ऐसे ही होगा। तो 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा? 50। 50 बाय कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। 50/2 मतलब कितना आ जाएगा? 25%। तो आंसर कितना है? 25%। क्या ये समझ में आया कैसे निकलता है ये? अगर आपको यही चीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए निकालने बोला जाए तो क्या क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर ये पूछ दिया जाए तो वो कैसे निकलेगा? तो यहां पर कुछ नहीं, ये ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू हो गई, क्योंकि यह कम हो रहा है ना। कम हो रहा है मतलब ये वाली वैल्यू को पहले लूंगा और ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा मतलब क्या आ जाएगा? ये जी माइनस जी डैश डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2h डिवाइडेड बाय आर ई। क्या ये समझ में आया? जल्दी बताओ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100% कर दोगे तो आपको क्या निकल जाएगा? परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट्स इट। यहां पर आर ई की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना। आर ई की वैल्यू कांस्टेंट है। कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है? यहां पर एच की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, यहां तक ये चीजें नोट की। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर बताना है। पूछो क्वेश्चन। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से आर ई अपॉन 4 हाइट तक ले जाते हैं। आर ई अपॉन 4 मतलब अर्थ का जितना रेडियस है डिवाइडेड बाय 4, उतनी हाइट तक ले जाते हैं, तो परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? मैंने क्या पूछा, समझ में आया ना? परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब परसेंटेज चेंज इन जी कितना होगा ये बताना है। तो सिंपली यहां पर देखो, ये क्या दिया? कितनी हाइट पे लेके गए हम सरफेस से, ये वो वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू होगी? एच की वैल्यू। एच की जगह पे ये डाल दो। एच की जगह पे अगर ये डालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू आर ई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये आर ई। क्या ये समझ में आ गया? आर ई कट गया तो 2/4 मतलब कि कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। परसेंटेज में लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 100% से। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 50%। तो परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ जाएगा? 50%। क्या ये क्लियर हो गया सारा केसेस आप लोगों को? चलो, अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अभी देखो हम क्या कर रहे थे? सिर्फ फर्स्ट कंडीशन एनालाइज कर रहे थे। कौन सा? इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन जी। जब हम ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर लेके गए, अब हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, मतलब हम क्या इफेक्ट देखेंगे? कौन सा इफेक्ट देखेंगे? डेप्थ वाला इफेक्ट देखेंगे। तब ग्रेविटी में क्या चेंज होता है। ठीक है, तो लिखो केस टू इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी। तो मान लेते हैं ये अर्थ हो गया। हाँ, ध्यान देना इधर पे। यहां तक हो गया, ये अर्थ हो गया।
अब मान लेते हैं अर्थ के सरफेस से, ये सरफेस है ना अर्थ का, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी है। और जी की वैल्यू क्या होती है प्रियांशी, जी की वैल्यू क्या होती है सरफेस पे? हाँ, और फॉर्मूला क्या होता है उसका? जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। इसी से निकलता है जी एम ई और आर ई, सबकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब अगर मान लो एक सर्टेन डेप्थ पे ले जाते हैं, हम यहां तक लेके जाते हैं, मतलब कितने डेप्थ पे ले जाते हैं, एच वाले डेप्थ पे ले जाते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? अब अगर देखा जाए, अब ऑब्जेक्ट यहां पर है, बॉडी यहां पर है, बॉडी यहां पर है, मतलब बॉडी और इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो जाएगा? तो टोटल रेडियस तो स्टिल यहां पर क्या है, आर ई ही है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आर ई माइनस एच हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? जल्दी से बताओ मुझे, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? ठीक है। अब यहां पर जो उसकी ग्रेविटी होगी, यहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, उसको मैं डिनोट करता हूं मान लो जी डैश से। तो जी डैश का फॉर्मूला फिर से यही वाला अप्लाई होगा, जी, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट अर्थ के अंदर जाए बाहर जाए कहीं भी जाए हमेशा वही रहेगा। एम ई की वैल्यू बदल जाएगी, क्यों बदल जाएगी? अब अर्थ का इफेक्टिव मास यहां के हिसाब से ये वाला हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? अब हम ये वाले मास को कंसीडर करेंगे अर्थ के, और इस मास को हम किससे डिनोट कर देते हैं, एम डैश डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। तो आर ई की जगह पे अब क्या आ जाएगा यहां पर, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। तो इस जगह पे आ जाएगा आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? जल्दी बताओ मुझे, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? अब अगर आपको इन दोनों को कंपैरिजन करना है, इन दोनों को अगर कंपैरिजन करना है, तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में आपको क्या मिल जाएगा, इधर पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, जी अपॉन जी डैश। राइट साइड में क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम डैश अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। क्या यहां तक आ रहा है सभी का? देखते चलो। ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, जी और जी कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाले टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मतलब एम ई इंटू आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आ रहा है कि आप लोगों का? चेक कर लो एक बार, यहां तक आ गया सबका? ठीक है, यही कराया था मैं बाद में। हाँ, एक्चुअली मैंने यही किया था, इसका रेशियो मैंने पहले निकाल दिया था, मैं इस बार नहीं निकाल रहा हूं, इस बार आखिरी में अब निकालूंगा इसका रेशियो। ठीक है, अब यहां पर पुट कर दूंगा। क्लियर हो गया यहां तक की चीजें? ठीक है, ओके। वो जो v इंटू डी वाला जो बोल रहे हो वही चीज मैंने समझाई थी, अब वो यहां पर लिख दूंगा और कुछ नहीं। हाँ, अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर मुझे इन दोनों टर्म्स के बीच में रिलेशन चाहिए। कौन सा टर्म है ये? एम ई मतलब मास ऑफ होल अर्थ, एम डैश मतलब इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ, अगर बॉडी वहां पर है तो। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर ध्यान देना, जो मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होगा, एम ई का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही बोल रहे थे। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? अर्थ स्फीयर के फॉर्म में है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब ये क्या हो जाएगा, आर ई का क्यूब, ये आ गया उसका वॉल्यूम। समझ में आया? इनटू डेंसिटी, अर्थ की डेंसिटी को मैं अज्यूम कर लेता हूं वो क्या है, डी। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब एम डैश की वैल्यू क्या आएगी बताओ, एम डैश की वैल्यू सिमिलर वे में क्या होगी बताओ? 4/3 पाई एज इट इज रहेगा, आर क्यूब की जगह पे अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर ई माइनस एच का होल क्यूब। डेंसिटी सेम रहेगी, यूनिफॉर्म डेंसिटी ले रहे हैं हम अर्थ की। ठीक है, अब अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं, एम ई अपॉन एम डैश, तो क्या होगा, डिवाइड करने पे क्या होगा, 4 पाई कट जाएगा, डी डी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर ई क्यूब अपॉन आर ई माइनस एच का होल क्यूब। ऐसा ही बचेगा। समझ में आया क्या? बताओ जल्दी से। ये मैंने पहले निकाल लिया था और बाद में उसमें पुट कर दिया था, बस इतना ही मैंने चेंजेस किया था पिछले बार। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया?
अब इस वैल्यू को सीधे सीधे हम कहां पर पुट कर सकते हैं, यहां पर पुट कर सकते हैं, इस जगह पे पुट किया जा सकता है। इस जगह पे पुट करेंगे तो देखो यहां पर g अपॉन जी डैश क्या आएगा, आर ई का क्यूब अपॉन आर ई माइनस एच का होल क्यूब इंटू आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर, ऐसा ही आएगा। चेक कर लो एक बार। अब जो भी कट रहा है काटो, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या क्या होगा। ये वाली पूरी टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी, ये वाली पूरी टर्म और ये टर्म कट जाएगी, तो g अपॉन जी डैश कितना आ जाएगा यहां पर, आर ई अपॉन आर ई माइनस एच। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें यहां पर निकालनी है जी डैश की वैल्यू। निकालो जी डैश की वैल्यू क्या आएगा। इसको ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, सिंप्लीफाई करो। करेक्ट। तो g इंटू आर ई माइनस एच हो गया, दैट इज इक्वल टू आर ई इंटू जी डैश हो गया। सो फाइनली g डैश की वैल्यू यहां पर आ जाएगी g इंटू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। क्या यहां तक आया, सबका कंफर्म कर दो। ठीक है। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई क्या कर सकता हूं, g डैश इज इक्वल टू g इंटू, इसको अलग अलग कर देता हूं, आर ई अपॉन आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, ये हो जाएगा, जिसमें ये वाला टर्म कट जाएगा और ये क्या बनेगा 1। लिखो क्या आएगा, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस एच बाय आर ई। क्या ये आ गया सभी का? अब इससे कैसे कंक्लूड हो रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है? कैसे कंक्लूड हो रहा है, समझ पा रहे हो क्या? देखो h की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो 1 में से ये वाला पूरा टर्म माइनस होगा, 1 में से अगर टर्म माइनस होगा मतलब पॉइंट में आएगा, जैसे 0.8 या 0.9 ये वैल्यू आएगी। किसी भी नंबर को अगर 1 से छोटी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? तो जैसे जैसे h की वैल्यू इंक्रीज होगी, g डैश की वैल्यू यहां पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया ये चीज? इससे प्रूफ हो जाता है, ये चीज प्रूफ हो जाती है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर मिलेगी, सरफेस पे मिलेगी। यहां तक क्लियर हो गया सबका? चलो अब मैं 2-3 कंडीशंस पूछता हूं, बताना क्या क्या होगा। कंडीशन 1, बताओ अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, 0। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि अर्थ का सेंटर मतलब h इज इक्वल टू कितना हो गया, आर ई। तो यहां पर h की जगह पे क्या डाल दोगे, आर ई। आर ई बाय आर ई कटेगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। 0 इंटू एनीथिंग मतलब क्या हो जाएगा, 0। तो g डैश की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 0। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे ये बताओ, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा। मैंने क्या बोला, समझ में आया ना? चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी माइनस जी डैश, एक्सप्रेशन लिख के बताओ क्या होगा। जी माइनस जी डैश का एक्सप्रेशन लिख के बताओ क्या होगा। कंडीशन 2 ले रहे हैं हम, ठीक है। और जी माइनस जी डैश निकालना है, किसी का और आएगा जी माइनस जी डैश, जी एच अपॉन आर ई। हाँ, जी माइनस जी डैश आएगा जी एच अपॉन आर ई। और बाकी लोगों का आएगा कि नहीं, चेक करो जल्दी। आ गया? आ गया? कुछ नहीं, देखो ये ब्रैकेट खोलना है और कुछ नहीं करना है। ब्रैकेट खोलेगा क्या आ जाएगा यहाँ पर, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जी एच अपॉन आर ई हो जाएगा। इस वाले टर्म को इधर पे भेज दो, जी डैश को इधर पे भेज दो, तो इधर पे हो जाएगा जी माइनस जी डैश और इधर पे आ जाएगा जी एच अपॉन आर ई। खत्म। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है।
अब बताओ परसेंटेज चेंज वाला क्या बनेगा फॉर्मूला इसका? हाँ, H अपॉन क्या हो जाएगा? आर ई। तो G माइनस जी डैश अपॉन G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? H अपॉन आर ई। क्या एल्टीट्यूड के लिए भी यही परसेंटेज चेंज था? चेक करके बताओ तो एल्टीट्यूड के लिए क्या था परसेंटेज चेंज? तो वहां पर क्या आ रहा था? 2H, और यहां पर सिंपली क्या आ रहा है? H। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझने के लिए ना हम वही वाला केस लेते जो पिछले बार लिए थे। जैसे पिछले बार हम कितनी हाइट पे ऊपर लेके गए थे परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए? कितनी हाइट पे ऊपर लेके गए थे? आर ई बाय 4 पे लेके गए थे ना मेरे ख्याल से। एच था वो केस मैं बता रहा हूँ, स्पेशल केस बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए कहाँ गया? 25% जो अभी हमने निकाला था ना, ये वाला नहीं, और इधर था। हाँ हाँ, ये वाला था शायद 50% जो आया था। तो हम कितनी हाइट पे लेके गए थे? आर ई बाय 4 वाली हाइट पे, एल्टीट्यूड पे लेके गए थे। अब अगर इतने ही डेप्थ पे लेके जाएंगे तो परसेंटेज चेंज कितना होगा? इतने ही डेप्थ पे, आर ई बाय 4 के डेप्थ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं तो परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो अब h की जगह पे हम यहां पर क्या डाल देंगे? आर ई बाय 4 डाल देंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? अब बताओ कितना आएगा यहां पर? g माइनस जी डैश डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू कितना होगा? ये आर ई बाय 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? आर ई। ऐसा ही होगा। दोनों से आर ई कट गया तो क्या बच गया यहां पर? 1/4 इंटू 100%। परसेंटेज में अगर लिखना हो तो क्लियर हो गया। तो कितना आ जाएगा ये? 25%। मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ 25% डिक्रीज हुई, लेकिन पिछले बार में कितनी परसेंट डिक्रीज हो गई थी? 50%। मतलब यहां पर परसेंटेज चेंज जो है आधा है एज कंपेयर टू एल्टीट्यूड के परसेंटेज चेंज से। तो ये सब कंसेप्ट ध्यान में रखना, इस पे बेस्ड अगर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं तो। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सबको? अच्छा, अर्थ इसी फॉर्मूले को अगर हम अर्थ के सरफेस के लिए निकालने के लिए करेंगे डिराइव तो क्या होगा? अर्थ के सरफेस के लिए अगर आपको निकालना है तो एच की वैल्यू क्या ली जाएगी? अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो एच की वैल्यू क्या ली जाएगी? एच की वैल्यू लेंगे 0। एच हमने क्या लिया था? एच हमने क्या लिया था? क्या डेप्थ है उसकी? तो एच की वैल्यू 0 मतलब क्या आ गया? अर्थ के सरफेस पे। तो एच की जगह पे 0 डालो तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपली जी। क्लियर हो गया ये चीज? चलो, ये सारा इसका एनालिसिस हो गया ना डन। इस पे बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल और है, उसको आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिखना ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हमने पहले भी ये टॉपिक कभी पढ़ा है किसी चैप्टर में? वर्क एनर्जी पावर में हमने पढ़ा है ये टॉपिक। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अगर उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो एनर्जी को कंजर्व कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो ये पेन को मैंने यहां से ऊपर उठा के रख दिया, तो अभी मैंने फोर्स लगाया तो ये एक हाइट पे पहुंचा तो एनर्जी को कंजर्व किया। कौन सी एनर्जी इसके पास? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? तो क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? mgh। लेकिन जब मैंने बताया था mgh इसका फॉर्मूला, तो ये बताए थे काम चलाऊ फॉर्मूला उस चैप्टर के लिए। चलो ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। क्यों एग्जैक्ट नहीं है? क्योंकि g की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है। g की वैल्यू 9.8 सरफेस पे होती है, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी g की वैल्यू भी चेंज होगी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अब इसके लिए हम एग्जैक्ट फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि क्या होगा। तो ये डेरिवेशन देखना, सबसे पहले अर्थ का एक फिगर ड्रॉ कर लो। यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लो जिसका मास ले लो सपोज m, अर्थ का मास ले लो सपोज me, और यहां पर अर्थ से उसकी हाइट को h अज्यूम कर लो, अर्थ के रेडियस को re अज्यूम कर लो। ठीक है, कर लिया सबने यहां तक का स्ट्रक्चर ड्रॉ? हम्म, ओके। अब वर्क एनर्जी पावर में हमने ये देखा था कि अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। समझ में आया ये चीज?
तो अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां से लेके यहां तक लेके जा रहे हैं तो जो भी वर्क डन हुआ दैट इज इक्वल टू द एनर्जी। और कौन सी एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम वर्क डन निकालेंगे और वर्क डन को ही इक्वेट कर देंगे किससे? एनर्जी से, वो हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो फॉर्मूला था dw इज इक्वल टू क्या होता था? याद करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ये होता था वर्क डन का फॉर्मूला। अभी लिखो मत, खाली सुनो, इधर पे ध्यान देना, ठीक है? लेकिन इस फॉर्मूले में एक चीज इनकम्प्लीट है, मैंने एक चीज क्लियरली नहीं बताया कि कौन से फोर्स के कारण। तो हम कौन से फोर्स के कारण ये वर्क डन अभी कैलकुलेट करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन कहां पर है बताओ? टुवर्ड्स द सेंटर। डिस्प्लेसमेंट कहां पर हुआ है? अपवर्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। मतलब ये जो वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा? -f इंटू dx आएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? ठीक है। अब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है, इसको निकालने के लिए, अब कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां पर हम इंटीग्रेट करेंगे और f की वैल्यू पुट करेंगे। f की वैल्यू, तो f की वैल्यू क्या होगी बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, g अब फिक्स नहीं है, g चेंज हो रहा है, m इंटू जी नहीं लेंगे, g चेंज हो रहा है। तो f की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? g m इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। क्या ये आर ई लेना? अब आर ई भी तो चेंज हो रहा है ना भाई, आर ई थोड़ी ना वो हाइट पे लेके जा रहा है, तो उसका हाइट चेंज हो रहा है, उसका हाइट वेरिएबल है। उस हाइट को या उसके डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या ले लेता हूं? यहां पर एक्स ले लेता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसको मैं क्या ले लूंगा? एक्स ले लूंगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, dw इज इक्वल्स टू माइनस एफ की जगह पे आ जाएगा g। यहां पर ना आपको पहले पूरा बैकग्राउंड लिखना चाहिए, हम सीधा डेरिवेशन चालू कर दी, स्टेटमेंट बाद में लिख लेना, या तो चलो पहले कर लो। तो g इधर पे क्या आ जाएगा? m इंटू एम ई अपॉन अपॉन ये एक्स स्क्वायर होता है ना, है ना? तो यहां पर अपॉन में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, और इधर पे क्या आ जाएगा? dx। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सबको? ठीक है। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो अगले स्टेप में इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, इंटीग्रेशन। यहां पर भी हो गया इंटीग्रेशन, माइनस जी एम कैपिटल एम ई अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर पे हो गया dx। क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? अभी ये तो सबको पता है ना, ये क्या हो जाता है? W, टोटल वर्क डन। क्लियर? और इधर पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? क्या g कांस्टेंट है? छोटा वाला m कांस्टेंट, एम ई कांस्टेंट। तो ये सारे कांस्टेंट निकल गए बाहर। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का होता है। तो ये आ गया ऐसा एक्सप्रेशन। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए देख लो, इधर पे फॉर्मूला ये वाला लगेगा, x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। समझ गए? ये फॉर्मूला लगाने के लिए लेकिन इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस जी एम कैपिटल एम ई, और इधर पे आ जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर -2, और ये क्या हो जाएगा? dx। यहां तक क्लियर हो गया? नहीं नहीं, वो 1/x के लिए बस होता है। समझ गया? सिर्फ अगर 1/x है तो उसका इंटीग्रेशन log x होता है, अदर देन दैट सारे केसेस में ये लगता है। हाँ, तो क्या आ जाएगा ये? W इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस जी छोटा एम कैपिटल एम ई, और ये क्या हो जाएगा? x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ऐसे ही हो जाएगा, n+1 अपॉन n+1। तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा? जी एम कैपिटल एम ई, और इधर पे क्या आ जाएगा? अपॉन एक्स हो जाएगा। अपॉन एक्स कैसे हुआ समझ में आएगी नहीं? एक्स की पावर -1 बना, एक्स की पावर -1 मतलब क्या हो गया? अपॉन एक्स हो गया। तो ये है वर्क डन, ये है वर्क डन कौन से फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, तो अब लिख लो वाली चीज, इसके बाद लिख लो
इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करना, इक्वेशन नंबर 1 मार्क करना। हियर इक्वेशन 1 represents, here equation 1 represents work done by gravitational force, work done by gravitational force। बाकी और मैं ज्यादा नहीं लिखा रहा हूं, समझ जाना। टू मूव ए बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट h, समझ में आया ये चीज? यहां से लेके यहां तक मूव करने में वर्क डन वो हुआ है। क्लियर हो गया ये चीज? ओके। अब इधर पे ना एक चीज थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये जो x है ना, ये x एक्चुअल में क्या था और कहां से आया था, थोड़ा सा याद करो। ये x कहां से आया था, थोड़ा सा बताओ तो। ये फॉर्मूला में x स्क्वायर कहां से आया था? ये क्या होता है, दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर होता है ना। तो ये वाला मास अभी यहां पर है, ये वाला मास यहां पर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ देख के बताओ। आर ई प्लस एच। तो यहाँ पर x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर ई प्लस एच। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या आ जाएगा, आर ई प्लस एच। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल चीज पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन इस ऑब्जेक्ट को यहां तक पहुंचाने का वर्क डन है, किस फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगर हमारे फोर्स के कारण ये वर्क डन निकाला जाएगा तो कितना होगा, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमने ये वर्क डन निकाला, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे था, वर्क डन ये आया। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम फोर्स कहां पर लगा रहे हैं, ऊपर। तो अब वर्क डन क्या आएगा बताओ, क्या आएगा वर्क डन? जितना वर्क हुआ है उतना ही वर्क डन यहां पर भी होगा, क्योंकि जो फोर्स ग्रेविटेशनल के कारण लगा है उतना ही फोर्स हमारा भी लगा है ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो दोनों का वर्क डन सेम होगा, लेकिन सिर्फ एक चीज बदल जाएगी, क्या? डायरेक्शन बदल जा रहा है। तो डायरेक्शन बदल जाएगा तो वर्क डन यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर लिखो, अगली लाइन में लिखना, वर्क डन बाय अस, वर्क डन बाय अस will be stored in the form of energy. Work done by us will be stored in the form of energy, that is potential energy, that is potential energy, that is potential energy। और उसको कई जगह पे U से भी डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। तो वो जो वर्क डन हमारे द्वारा किया गया है, हमारे थ्रू किया गया है, वो वर्क डन जो होगा, इस वर्क डन का अपोजिट होगा साइन के हिसाब से अगर देखा जाए। तो वो कितना आ जाएगा, माइनस जी एम इंटू एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। और यही हो जाएगा वर्क डन। ये वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया क्या ये चीज? एक बार चेक कर लो। ठीक है, हाँ। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वर्क डन अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये कौन से फोर्स के कारण निकाला था, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। लेकिन हमारे फोर्स के कारण अगर वर्क डन निकलेगा तो अमाउंट उतना ही होगा, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, फोर्स भी दोनों बैलेंस्ड है, उतना ही है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो अभी फोर्स, हमने जो फोर्स लगाया इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो इसलिए उसका साइन बदल देंगे। अभी जो हमारे पास फोर्स लग रहा था ग्रेविटेशनल इधर था, डिस्प्लेसमेंट उधर था, हमने वर्क डन जो निकाला वो ये वाला आया था, तो अब उसका अपोजिट साइन हो जाएगा यहां पर। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। क्या ये हटा दूं, हो गया तो सभी का? चलो नेक्स्ट एक और छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। लिखना, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या है बताओ? हाँ, कुछ एग्जांपल के साथ। क्या रॉकेट जिस वेलोसिटी से लॉन्च होता है उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोल सकते हैं? नहीं पता। हाँ, ओके।
और कुछ, तुम कुछ एग्जांपल बता रहे थे ना, रॉकेट वाले एग्जांपल बता रहे थे। एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी उस टर्म को बोला गया है जो हम इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट में लगाएं, एक बार लगाएं, और उसके बाद वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर निकल जाए। समझ में आया ये चीज? रॉकेट में ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि रॉकेट में कंटिन्यूस वेलोसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी वो नहीं होती, उसमें थ्रू आउट द वेलोसिटी चेंज होते रहता है। समझ में आ रहा है ये चीज? उसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट जो है उसमें वेलोसिटी प्रोवाइड करते रहते हैं, जो भी उसमें इग्निशन के लिए इंजन में जो भी चीजें लगी होंगी। समझ में आई ये चीज? तो उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलना गलत हो जाएगा। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक बार वेलोसिटी प्रोवाइड करो और वो सीधा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर निकल जाए, उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। समझ में आया? अगर रॉकेट को एक बार वो वेलोसिटी दे दी जाती और वो बाहर निकल जाता तो वो एस्केप वेलोसिटी हो जाती। ठीक है, तो यहां पर इसको वीई से डिनोट करते हैं। पहले इसकी वैल्यू क्या होती है वो लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसका डेरिवेशन आता है तो ध्यान रखना ना, लिखो इसमें, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच, it is the minimum velocity by which an object is thrown upward, an object is thrown upward to escape from gravitational force of earth, to escape from gravitational force of earth, to escape from gravitational force of earth। ठीक है, इस चीज को थोड़ा मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। मान लो आपने अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास है m0 सपोज, उसको आपने ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी से फेंका, वो एक मिनिमम वेलोसिटी वीई है। आपने जब उसको फेंका तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट इधर से निकलेगा और मान लो जैसे ही इस बाउंड्री को क्रॉस किया तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। तो क्या होगा बताओ, उस बाउंड्री को पार करने के तुरंत बाद क्या होगा, अंदाजा लगाओ क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का। वो जैसे इसको पार करेगा, बॉर्डर को पार करेगा, वो जाके वहां पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? उस मिनिमम वेलोसिटी पे, कौन सी, इतनी वैल्यू वाली। अगर इससे ज्यादा वाली वेलोसिटी लगाओगे तो क्या होगा, तो वो आगे और मोशन में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर वो रुकेगा नहीं, फिर वो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है, ये कंसेप्ट को अगर ध्यान में रखोगे तो उसका डेरिवेशन करते आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, इसके डेरिवेशन करने के लिए हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग इनिशियल एनर्जी जो होगी वो फाइनल एनर्जी की इक्वल होगी। मतलब जब हम उस पर अप्लाई कर रहे थे इनिशियली जो एनर्जी थी और फाइनल एनर्जी जो होगी, दोनों क्या होगी, सेम। तो इनिशियली हम दो टाइप की एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली। दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल मतलब जब वो इस बॉर्डर को क्रॉस कर गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। क्लियर हो गया ये चीज? अब काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हाफ एम की जगह पे क्या आ जाएगा, हमने मास क्या लिया यहां पर, एम नॉट। ये सब स्टोरी वगैरह लिख लेना तुम लोग, वो जो स्टार्टिंग में लिखने का रहता है। ठीक है, और v की जगह पे हम मिनिमम वेलोसिटी कंसीडर करें जिससे फोर्स को पार कर जाए, तो उसको क्या ले लेते हैं, वी का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लेंगे, मान लेते हैं हम अर्थ के सरफेस से उसको लॉन्च कर रहे हैं। अब देख के बताओ, अभी हमने डिराइव किया इसका फॉर्मूला, पेज पलटो पीछे, क्या था देखो जल्दी से, माइनस जी एम नॉट आ जाएगा, एम था इधर क्या हो जाएगा, एम नॉट, फिर क्या हो जाएगा, एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। तो मैं इसको सिर्फ आर ई ले रहा हूं। क्यों आर ई ले रहा हूं, मैंने ये माना कि अर्थ के सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या आएगा बताओ, के एफ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बताओ।
जीरो। क्यों जीरो होगा मैंने बताया ना, आप इसको दिमाग में रखो, आपने उतनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंका है कि ऊपर जाके बॉर्डर को क्रॉस किया, रुक गया। उससे ज्यादा होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी, लेकिन आप अगर आपने मिनिमम वेलोसिटी से फेंका मतलब क्रॉस करने के बाद रुक जाएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में वो ग्रेविटेशनल का फोर्स के बाहर निकल गया, तो ग्रेविटेशनल का इफेक्ट रहेगा नहीं, नहीं रहेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी क्या हो जाएगी? जीरो। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हाफ एम नॉट वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरे को उठा के उधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा? ये जी एम नॉट एम ई अपॉन आर ई, ऐसा ही आएगा। अब यहां कौन कौन सी टर्म कट जाएगी? एम नॉट और एम नॉट कट जाएगा, और ये हाफ को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वीई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2GME अपॉन RE। क्या ये समझ में आ गया सभी को? 2GME अपॉन RE ये आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पर एक छोटा जी का भी फॉर्मूला था, कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जिसपे काफी कुछ, क्या था बताओ जल्दी से? GME अपॉन RE स्क्वायर। क्या इससे कुछ रिलेट कर सकते हैं इन दोनों को? देखो GME अपॉन RE स्क्वायर होता है, GME अपॉन RE आ रहा है, तो रिलेट करने के लिए या इसको मैं छोटे वाले g के टर्म्स में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? RE से। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? VE स्क्वायर इज इक्वल टू 2GME अपॉन RE का स्क्वायर इंटू RE बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटे वाले g से। तो VE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू जी इंटू RE आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया सभी को? नहीं, ये मैं गलत लिख दिया क्या? एक RE आएगा, ऊपर में एक RE नीचे में एक RE, ठीक है अभी? ठीक है, हाँ यहां तक क्लियर हुआ क्या? बताओ जल्दी से मुझे। हाँ, तो अब ये बताओ VE की वैल्यू क्या आ जाएगी? VE √2G इंटू RE, √2G इंटू RE। तो ये किसका फॉर्मूला बना है? किसका बना है? VE क्या था? एस्केप वेलोसिटी। उसकी वैल्यू मैंने पहले ही बता दी थी, कितनी होगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो कैसे निकलेगा? तो जी की वैल्यू आपको पता है ना, जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। RE का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.3734, क्या है? 37 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स है। 11 था? 11 तो उसका होता है, जी के लिए होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी कैपिटल जी के लिए होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, -11 वाला। इसको देख लेना, गलत मत करना। तो ये दोनों, अब इतना थोड़ा छोटा थोड़ी ना, कॉमन सेंस भी लगा लेना, -11 नहीं हो सकता ना। मतलब मुझे तो जब पहली बार मैं देखा इतना कम है रेडियस, मुझे ये लगा अर्थ का, नहीं लग रहा है कम? अगर देखोगे तो लगभग ये कितना, 6,400 किलोमीटर, इतना ही हुआ ना, 6,400 किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। ओके चलो, ये दोनों वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा, एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ 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 हाँ, उसी से रिलेटेड टाइप का ये समझ ले, बिल्कुल। वो वो लगा के ना, इससे एक दूसरी चीज डिराइव होगी, मैं बताऊंगा क्या डिराइव होगा उस पर। तो थोड़ा सा अगर इसको उससे मैच करेगा ना, तो देखो समझ में आ जाएगा वो चीज, कि डिस्प्लेसमेंट कितना लेगा कि तेरा एस्केप वेलोसिटी जो है, मतलब अगर मान लो मैं तुम लोगों से ये पूछता हूं, जैसे अभी इसने बोला तो समझ में आ गया है ना। मान लो कि ये पूछ लिया जाए आपसे कि कितने हाइट पे जाने के बाद अर्थ से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा, तो उसका आंसर क्या होगा? RE। उसका आंसर RE क्यों हुआ? दो तरीके से समझना RE क्यों हुआ। पहला तरीका तो मैं इसी से समझाता हूं, क्योंकि अभी आपको ये दिख रहा है।
तो ये वाले चीज को आप कंपेयर करो वो वाले फॉर्मूले से, कौन सा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2as। याद आया? यहां पर v फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, आगे जाके वहां पर क्या हो गया, 0, या u को 0 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। और 2as, तो देखो यहां पर 2g, a और g एक्सेलरेशन है दोनों, और s की जगह पे यहां पर क्या रहा है, re आ रहा है, तो re मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझ में आए? तो re हाइट पार करने के बाद उसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, खत्म। एक तरीका जिससे मैंने समझाया। एक और तरीका जिससे आप लोग इस चीज को समझ सकते हो, कौन सा, अभी हमने इफेक्ट पढ़ा था, याद है क्या? इफेक्ट ऑफ डेप्थ था और इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड था। एल्टीट्यूड वाला जो इफेक्ट हमने पढ़ा था, क्या था एल्टीट्यूड वाले इफेक्ट का फॉर्मूला, देखो ये वाला था एल्टीट्यूड वाले इफेक्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आप उस कंसेप्ट को देख सकते हो। ये डेप्थ वाला था क्या, नहीं, एल्टीट्यूड वाला था। इस फॉर्मूले में भी वैल्यू को पुट करके आप यहां पर देख सकते हो, जहां जी की वैल्यू क्या है, इनइफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्या हम लोग और एक डेरिवेशन करें या एक आध छोटा सा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, चलो ठीक है। ऑलमोस्ट देखो चैप्टर लगभग खत्म हो गया, इसमें कुछ डेरिवेशन बाकी, न्यूमेरिकली एक आध दो डेरिवेशन और बचा है इसमें, ठीक है, डेरिवेशन ही करा दो, एक ही लास्ट डेरिवेशन है, फिर न्यूमेरिकली बचेगा फिर। चलो ठीक है, एक और डेरिवेशन कर लो आखिरी। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट और प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट और प्लैनेट, इसको हम डिनोट करेंगे वीएस से, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ये वीएस सैटेलाइट की वेलोसिटी है या प्लैनेट की वेलोसिटी है जो अपने ऑर्बिट पे मोशन पे है, ठीक है। और वीई एस्केप वेलोसिटी थी, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया अर्थ और ये हो गया उस सैटेलाइट का या प्लैनेट का ऑर्बिट, ठीक है। और मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे है अभी वो, जिसका मास हम ले लेते हैं फिलहाल m, और इसका मास ले लेते हैं कैपिटल M, कैपिटल M ई नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है अर्थ, हो सकता है सन, ले कुछ भी ले सकते हैं हम इसको, ठीक है। और इसके इसके जो रेडियस है उसको कैपिटल R ले लेता हूं, और इसकी जो सैटेलाइट की हाइट है उसको स्मॉल h ले लेता हूं। ये डायग्राम बना लो, फिर उसकी स्टोरी वगैरह लिख लेना जो भी रहेगा उसमें। ओके, हो गया यहां तक सभी का। अब देखो यार ध्यान देना, अगर मान लो ये प्लैनेट अपने ऑर्बिट पे मोशन पे है, तो उसमें दो टाइप का फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों फोर्स इक्वल है, ठीक है। कौन से दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रिपेटल फोर्स लग रहा है। तो यहां पर जो सेंट्रिपेटल फोर्स का अमाउंट होगा एफ सी, दैट विल बी इक्वल्स टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब क्या हो जाएगा, एफ जी। सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां पर आया एम, वी की जगह पे हम क्या लेंगे, वी एस। वी एस मतलब सैटेलाइट की वेलोसिटी या प्लैनेट की वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर। तो यहां पर आर का ये टोटल आर वाला आर है, समझ गए ना दोनों, हाँ, आर प्लस एच, कैपिटल आर प्लस एच, दैट इज इक्वल टू एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा इसका फॉर्मूला बताओ, क्या होगा फॉर्मूला, जी, अभी कई बार किया ना, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। क्लियर हुआ सबको ये, जो कैपिटल आर है मतलब वो जो भी सैटेलाइट, ये अर्थ हो सकता है अगर सैटेलाइट की बात करें, ये सन हो सकता है अगर हम प्लैनेट की बात करें, तो जो भी दूसरा वाला मास है उसका रेडियस है ये आर, कैपिटल आर, ठीक है। हाँ, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, ये वाले एम एम कैंसल आउट हो जाएंगे, यहां से एक आर और यहां से एक आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, जी कैपिटल एम अपॉन आर, यही हो जाएगा, ठीक है।
और वीएस स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो। फिर वीएस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर, वीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर जीएम अपॉन स्मॉल आर। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अब इसमें ना ये चीज थोड़ा सा देख लेना कि अगर मान लो ये अर्थ दिया है, तो अर्थ का मास आपको पता है कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है। अर्थ का रेडियस आपको पता होगा, आपको सैटेलाइट की हाइट क्वेश्चन में दे देगी। मतलब आप इस फॉर्मूले को चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, रूट ओवर जी एम अपॉन आर ई प्लस एच हो जाएगा अगर अर्थ का रेडियस है, या आर प्लस एच लिख देते अगर सन के रेडियस की बात करें तो। सन का रेडियस आर और हाइट हो गया एच। समझ में आया ये चीज? तो देख लेना उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला और एक और इसके बाद जो करवाऊंगा वो बहुत यूज होता है। ठीक है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट या फिर प्लैनेट। नेक्स्ट लिखो टाइम पीरियड। ये दोनों एक ही साथ है। टाइम पीरियड ब्रैकेट में लिखना टीएस फॉर सैटेलाइट और प्लैनेट, फॉर सैटेलाइट और प्लैनेट। ये तुम लोग डिराइव करो। ये स्टोरी यही है पूरा। ये देखो यहां पर सैटेलाइट है, ये घूम रहा है अर्थ की तरफ। ठीक है। उसका टाइम पीरियड, उसकी वेलोसिटी, सारा एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। हाँ, उसके बिना ऐसा कॉमन सेंस लगा लो ना। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। ठीक है। और ये जो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, ये जो वेलोसिटी वीएस लिखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है क्या, देखो समवॉट। अच्छा, ये याद है क्या, वी एस अगर है तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू आर लिख सकते हो। ये याद आया क्या, ओमेगा क्या है, आर क्या है। रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा था, वी क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी, और ये क्या होता था, एंगुलर वेलोसिटी, इंटू क्या हो जाता था, आर। याद आया ये चीज? ठीक है। तो अगर इस कंसेप्ट को हम यहां पर यूज करें, और एक और चीज यूज करेंगे, वी एस इज इक्वल टू ओमेगा क्या होता था, 2 पाई/टी इंटू क्या हो जाता था, आर। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी। अगर नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से समझो इसको। दूसरा तरीका क्या, ये पूरा का पूरा लेंथ कितना, ये पूरा का पूरा लेंथ कितना है बताओ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई/r। कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी। समझ में? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वो हो गया उसका वेलोसिटी। तो डिवाइडेड बाय इधर पे क्या लिख दिया मैंने, टीएस लिख दिया। क्या ये समझ में आया सभी को, जल्दी बताओ। अब कुछ नहीं करना है, यहां पर ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आई थी ना, ये वाली जो एक्सप्रेशन आई थी ना, इसमें इसमें वीएस की इस वैल्यू को डाल दो और ऐसे सिंप्लीफाई करो कि आपको टीएस की वैल्यू मिल जाए। 2 पाई एक मिनट चेक करते हैं एक बार। ये मैं कहां पर पुट करने बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना, इसको यहां पर पुट करने बोल रहा हूं। अरे देखो इधर पे ध्यान दो, जीएम अपॉन आर को वीएस की जगह पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जीएम अपॉन आर को वीएस की नहीं, वीएस स्क्वायर की जगह पे पुट कर सकते, स्क्वायर करके फिर पुट करना पड़ेगा। इधर पे चलो देख लो एक बार, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा था। मैं बोला वीएस की इस वैल्यू को यहां पर डालो, तो वीएस की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई/r अपॉन टीएस, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू जीएम अपॉन आर। मैं ये बोल रहा था, समझ में आया ये चीज। अब बताओ यहां पर स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, 4 पाई² आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, टीएस का स्क्वायर इक्वल टू जीएम अपॉन आर। ऐसा ही होगा। मैंने किसकी वैल्यू निकालने बोली तुम लोगों को, टीएस की। तो टीएस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कर दो तो टीएस स्क्वायर अपॉन 4 पाई² आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन जीएम। ऐसा ही होगा। समझ में आया ये चीज। अब ये पूरे को उठा के इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो क्या हो जाएगा, ts स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर r की पावर 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, gm। क्या ऐसा किसी का आया, देखो जल्दी आ गया ऐसा। ये जो चीज आई है ना, ये चीज कैपलर को सही साबित कर रही है। कैपलर का थर्ड लॉ क्या था, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो देखो यही चीज है ना, यहां ये सब तो कांस्टेंट हुआ कि नहीं, ये सब कांस्टेंट हुआ, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है, आर क्यूब। समझ गए ये चीज। तो ये जो फॉर्मूला अभी सामने आपको दिख रहा है, इस चैप्टर के 25 to 30% क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, जो अभी सामने आपको दिख रहा है, एक दो फॉर्मूले जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, हाँ स्क्वायर अगर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, फिर जो भी होगा वो अलग बात है। ठीक है, तो मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो बस इतने ही डेरिवेशंस हैं आप लोगों के ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर। छोटा सा चैप्टर है, बाकी कुछ टर्मिनोलॉजी आ गई और न्यूमेरिकल्स आ गए। ठीक है, तो देखो एक बार पहले क्या क्या हमने डेरिवेशन किया। सबसे आज तो पूरा स्टार्टिंग से करवा दिया था ऑलमोस्ट मैंने। सबसे पहले हमने ग्रेविटेशन देखा, कैपलर के तीनों लॉस डिस्कस किए, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेशन कौन सा किया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक दो लाइन का है वो तो सीधा डेफिनेशन से। फिर उसके बाद हमने कौन सा किया, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी छोटा वाला जी जो है उसका वैल्यू देखा कि क्या क्या होगा। सरफेस पे है तो क्या होगा, एक हाइट पे लेके गए, एल्टीट्यूड पे लेके गए तो क्या होगा, डेप्थ पे लेके गए तो क्या होगा, तीनों केसेस में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या, कौन सा डेरिवेशन किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एस्केप वेलोसिटी किया, और लास्ट में हमने, अच्छा एक और बच गया यार, ठीक है चलो ठीक है, वो छोटा सा रिलेशन है के ई पी और टी के बीच में। नहीं ये तो कहाँ है, वर्क वर्क एनर्जी पावर में तो छोटा ही था, उसमें उसमें ज्यादा था, इसमें कम है जबकि। ओके चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अगली क्लास में जब तुम लोग आओगे ना तो इसका छोटा सा टेस्ट रख लेंगे, ठीक है, डेरिवेशन का। ऐसा कोई टेस्ट पेपर वाला टेस्ट नहीं, मैं ऐसा ओरली दूंगा, प्रैक्टिस सेशन रहेगा बस। ठीक है, हाँ रिटर्न रिटर्न, एस्के वेलोसिटी डिराइव करो क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है इस टाइप का। ठीक है, और फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि जब फॉर्मूला टर्म्स याद रहेंगे तब न्यूमेरिकल करोगे तो समझ में आएगा। ओके एंड करता हूँ फिर क्लास। कुछ डाउट है गौरीशा तो पूछ लो।